हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करोगा। तो जो आज का वीडियो उसमें हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उसमें जो एक दो टॉपिक बचा है उसको कोशिश करेंगे इसी वीडियो में कंप्लीट करने का। तो जो सबसे पहला टॉपिक है जिसमें जो बचा अपने पास है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो डेफिनेशन इसका ये हो जाएगा कि जब कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया से नॉर्मली पास करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, डिफाइंड एज, और मैथमेटिकली इसका एक फॉर्मूला होता है वो भी देख लेंगे। डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes normally through the area which is placed inside a electric field। कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो एक कोई एरिया अपने पास ही है, कोई भी एक हमें एरिया ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक पर्टिकुलर हम एरिया लिए, वो पर्टिकुलर एरिया ये है। तो कहने का मतलब फ्लक्स को अगर डिफाइन करना तो फ्लक्स ये हो जाएगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर एरिया से पास कर रहा है। जैसे देखो ये उस एरिया से पास नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो इसको हम नहीं लेंगे। वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पर्टिकुलर एरिया से पास करेगा नॉर्मली, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब ये नॉर्मली कहने का मतलब क्या हो गया कि कैसे हम लोग लेंगे, तो 90 डिग्री लेंगे। नॉर्मली कहने का मतलब होता है 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेंगे तो जो मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला होता है वो होता है, तो फ्लक्स का सिंबल ये हो गया, इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला हो जाएगा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ई वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एस क्या है, एरिया वेक्टर। ये जो एरिया हम ले रहे हैं उसका एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जब कभी भी हम लोग एरिया वेक्टर लेंगे तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब अगर ये सरफेस है तो ये उसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, ये सरफेस है तो ये उसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, ये सरफेस है तो ये उसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेंगे तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, ई एस कॉस थीटा। अब कहीं ना कहीं अपने पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थीटा पर डिपेंड कर रहा है। थीटा कहने का मतलब एंगल हो जाएगा, एंगल किसके बीच का एंगल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अब देखो यहाँ पे दो तीन हम सरफेस कंसिडर करें, इसी को अगर मान लो हमको इंटीग्रेशन में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर था, इसको हम लोग लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई एस कॉस थीटा, ठीक है। बहुत अगर छोटा देर का उसको बड़ा करके लिखना तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दो तीन सिचुएशन अज्यूम कर लेते हैं कि दो तीन सिचुएशन कैसा आ जाएगा। तो दो तीन एरिया कंसिडर कर लिए, जैसे मान लो पहला एरिया हम यहाँ पे ये कंसिडर कर लिए, ठीक है, और यहाँ पे हम एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में बता दिए, ठीक। इसी डायरेक्शन कहने का मतलब हो गया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इसी डायरेक्शन में ले रहे, थीटा को भी इसी डायरेक्शन में लिए, ठीक। फिर क्या ले रहे, दूसरा एरिया वेक्टर हम यहाँ ले रहे, ये हो गया दूसरा एरिया वेक्टर। तीसरा एरिया वेक्टर हम यहाँ ले रहे हैं, ये हो गया तीसरा एरिया वेक्टर, ठीक है। तीनों मतलब जो भी हम एरिया वेक्टर लेंगे जिस एरिया कंसिडर उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसको हम बोल देते हैं S1, इसको हम बोल देते हैं S2, इसको हम बोल देते हैं S3। अब हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो ये हो गया केसेस, ठीक है। तो अब केसेस में पहला हम बात कर ले रहे हैं S1 के लिए, तो जो पहला हम बात कर लेंगे S1 फॉर S1 सर्वे। तो जब S1 सर्फेस के हम लोग फ्लक्स निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो वही रहना है, ई एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा अगर हम लोग देखने जाएंगे तो थीटा उसी डायरेक्शन में है, फील्ड लाइंस भी उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच के बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और अगर 0 डिग्री हो जाएगा, या फिर हम इसको सिंबल में लिख देते हैं, 0 डिग्री नहीं लिखते हैं हम, थोड़ा सा इधर उधर करके इसको लिखना चाहते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लेंगे तो थीटा इस केस में क्या हो जाएगा, ग्रेटर की लेस, ग्रेटर 0 से कंपेयर करना है, तो इस केस में थीटा जो हो जाएगा लगभग पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि थीटा इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर इस केस में थीटा पॉजिटिव हो जाएगा तो फ्लक्स भी क्या आने लगेगा, तो फ्लक्स भी आने लगेगा पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा केस हम अज्यूम कर ले रहे हैं फॉर S2, तो यहाँ तो सीधा सीधा हम 90 डिग्री लेकर अज्यूम कर लेंगे, फ्लक्स जो है ई एस
कॉस थीटा के फॉर्मूले से दिया जाता है। थीटा यहाँ पे क्या है 90, और अगर थीटा 90 है तो फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक, फिर तीसरा केस क्या है S3 ES कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, तो थीटा अपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम क्या दें ग्रेटर देन 90। ठीक, और अगर ग्रेटर देन 90 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा नेगेटिव आने लगेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा लेस देन 90, जिसकी वजह से थीटा क्या आ गया था, पॉजिटिव आ गया था। यहाँ थीटा ग्रेटर देन 90, जिसकी वजह से थीटा क्या आने लगेगा, नेगेटिव आने लगेगा, जिसकी वजह से फ्लक्स भी क्या आने लगेगा, नेगेटिव आने लगेगा। तो ये 3 केस हम इसलिए बताए हैं ताकि ये पता चल सके फ्लक्स कब पॉजिटिव हो सकता है, कब नेगेटिव हो सकता है। जब कभी भी थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो उस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इक्वल्स टू 90 हो गया तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन 90 होगा तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पूरा फ्लक्स का कहानी था। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, इसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, गॉस लॉ पे। तब तक इसको साफ करते हैं। तो अब अपने पास आएगा गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग देख लिया। अब अगला जो टॉपिक है वो अपने पास गॉस लॉ। तो गॉस लॉ लास्ट टॉपिक है। गॉस लॉ पे फिर कुछ क्वेश्चंस है वो कर लिया। क्वेश्चन कहने का मतलब इस पे कंडीशंस है वो देख लिया जाएगा, अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो गॉस लॉ का क्या कहना है, गॉस लॉ का ये कहना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेट करता हुआ कि कोई भी सरफेस है, अगर कोई भी सरफेस कैसा लेना, देखो कंडीशंस यहाँ याद रखना है हमको। यहाँ पे कैसा सरफेस लेना, क्लोज सरफेस। तो गॉस लॉ का ये कहना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम लिख दे रहे हैं पूरा डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड with the closed surface। देखो कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन क्लोज सरफेस इन, दूसरा कंडीशन वैक्यूम, या फिर इसी को एक कंडीशन मान लो क्लोज सरफेस इन वैक्यूम। तो हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। कैसे सरफेस है, क्लोज सरफेस है, कहाँ पे, वैक्यूम में। तो तब ये आता है गॉस लॉ। ठीक है, कंडीशन याद हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज गिवन एज विल बी 1 upon epsilon naught times of the charge enclosed। ठीक है, अब इसको समझाते हैं फिगर उगर बना के। जैसे मान लो अगर अपने पास कोई चार्ज है, सबसे पहले तो पेन का कलर चेंज करें, पेन का कलर ये ले लिए। अब अपने पास कोई चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, क्यू बोलती है। अब ये चार्ज है, इसको अगर हम लोग किसी क्लोज सरफेस में लेके चले जाए, जैसे देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे ये चार्ज है तो अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगा, पर्टिकुलर कुछ एरिया होगा, तो वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। लेकिन गॉस लॉ का क्या कहना है कि अगर कोई चार्ज है और ये चार्ज किसी सरफेस से इनक्लोज्ड है, कहने का मतलब कुछ ऐसा हो गया। पेन का कलर थोड़ा सा बदल देते हैं, ये ले लेते हैं और फिगर ये ले लेते हैं। ठीक है, जैसे और इस चार्ज को हम इनक्लोज कर दिए एक सर्कल में। ठीक, थोड़ा सा ऊपर मूव हो जाए बस, ठीक है, बढ़िया। तो ये चार्ज हो गया और ये चार्ज को हम किस में, एक सर्कल में बंद कर दिए, और इसको कहाँ पे रखना पड़ेगा, वैक्यूम में रखना पड़ेगा। तो क्या कहना है गॉस लॉ का, जब ऐसा कंडीशन आएगा, देखो अभी तो हम एक सिंपल फिगर लिए हैं, कौन सा, सर्कल, इसीलिए यहाँ से हम लोग इसलिए लिए ताकि डेरिवेशन इसका आराम से कर सकें। तो मैथमेटिकली इनका ये कहना है, लेना पड़ेगा ना पेन। तो मैथमेटिकली इनका ये कहना है, मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, जो फ्लक्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, या फिर ऐसा कह लो कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू इनक्लोज्ड। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू इनक्लोज। इनक्लोज मतलब कोई भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो चार्ज है, तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम क्या रखें, क्यू चार्ज, इसलिए क्यू लिख दिए। अब इसका ये आता कैसे वो देख लीजिए। वैसे पर्टिकुलर कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। अब जैसे देखो एक सरफेस है अपने पास, हम लोग क्या लिए, स्फेयर लिए। स्फेयर के अंदर क्या हो गया, एक चार्ज रखा हुआ है। जैसे ये हो गया स्फेयर, इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है। चार्ज को हम कहाँ पे माने, सेंटर पे माने। तो अगर सेंटर पे माने हैं तो उस सरकमफेरेंस तक का जो दूरी हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। यहाँ पे हम पर्टिकुलर एरिया ले रहे हैं जहाँ से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सरफेस के लिए निकल जाएगा। समझ आए बात। दो फार्मूला हम लोग लिखे थे ना, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा, और दूसरा था इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला इस्तेमाल आएगा। अब हम क्या बोलते हैं कि भाई जैसे मान लो ये हो गया अपने पास, अब यहाँ पे हम क्या ले लें, एक पर्टिकुलर एरिया ले लें।
एक पर्टिकुलर एरिया, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर दोनों चाहिए अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी डायरेक्शन में ले ली और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। ये छोटा सा एरिया लिए है तो डी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ई बोल दिए, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो वी नो, हम जानते हैं, जो जानते हैं वो लिख देंगे। क्या जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये हम कर देंगे लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल मतलब जब कभी भी हम क्लोज सरफेस के लिए सॉल्व करेंगे तो लाइन इंटीग्रल लगा देंगे। तो अभी हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ई डी एस। डी एस कहने का मतलब क्या, सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिए हैं, डी ए लिए हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डी ए हो जाएगा। ये साफ करके सही से लिख दें। कॉस थीटा मतलब इन दोनों के बीच में एंगल, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना भाई, तो दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो इक्वल्स टू, इसको इक्वल्स टू वही क्या है, सीधा सीधा ई बाहर आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। जो चेंज हो रहा होगा एरिया चेंज हो रहा होगा, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब ये छोटा सा सरफेस एरिया है, तो पूरा सरफेस एरिया को हम इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। तो मान लो अगर हम बात करें तो 0 से R तक जा रहे हैं, 3D है अपने पास ना, फिगर 3D है, तो 0 से R तक जाएंगे। तो डायरेक्ट हमको दिख रहा है कि ये कौन सा एरिया है, स्फीयर है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4πr²। तो हम डायरेक्ट अगर लिखने जाए तो क्या लिख देंगे, ई डी ए की जगह पे क्या लिख देंगे, 4πr², ये लिख सकते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखो हमको क्या ले आना है, ये रिलेशन लेके आना है। तो ये रिलेशन ले आने के लिए अपने को तो भाई कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ पे अपने को बोला है 1/ε0 क्यू इनक्लोज, यहाँ तो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। तो जब कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा जादू करेंगे। वो थोड़ा सा जादू क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू लिखेंगे। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r², KQ/r², ये होता है। फिर क्या हो गया यहाँ पे 4πr², कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। r² से r² को मार दो, मर गया r²। बचा क्या अपने पास, k बचा। k का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0। समझ आ रहा है धीरे धीरे। q हो गया, साथ में क्या बचा अपने पास, 4π बचा। ये ना हुआ, देख लो, r² से r² खत्म, k का वैल्यू 1/4πε0, q हो गया 4π। 4π से 4π को मार दो। अब यहाँ पे क्या बच गया, तो 1/ε0 इंटू q, और ये कौन सा q है, q इनक्लोज है। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा डेरिवेशन भी समझ आया होगा, गॉस लॉ का कहानी भी समझ आएगा। तो गॉस लॉ का क्या कहना है, तो गॉस लॉ का ये कहना है कि कोई भी क्लोज सरफेस को अगर हम वैक्यूम में रखेंगे तो उससे जो रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जो भी चार्ज इनक्लोज है उस सरफेस एरिया के अंदर, वो जो होगा मल्टीप्लाई होगा किससे, 1/ε0 से, या फिर सिंपल ऐसा कह लो क्यू इनक्लोज को डिवाइड कर देंगे किससे, ε0 से। तो ये कहना था किसका, गॉस लॉ का। अब गॉस लॉ में कुछ पॉइंट्स है जिसको याद रखना जरूरी है, तो हम यहीं पे बता देते हैं गॉस लॉ, फिर सीधा सीधा हम लोग उसके एप्लीकेशन पे चलेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डेरिवेशन आता है किसका, कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। कहने का मतलब हम लोग को कूलम्ब्स लॉ को ले आना है, लेकिन किससे ले आना है, गॉस लॉ से ले आना है। तो ये डेरिवेशन भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तब तक इसको साफ करते हैं, फिर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब अपने पास कुछ पॉइंट्स हैं जो गॉस लॉ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस पॉइंट्स को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला क्या है कि ये जो भी गॉस लॉ हम अप्लाई करेंगे किस पे अप्लाई होगा, क्लोज सरफेस पे अप्लाई होगा, और उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कोई भी शेप और साइज उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमको किस पे अप्लाई करना है, क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई करना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब कभी भी हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो अगर कोई पर्टिकुलर एरिया हम लोग जैसा भी डेरिवेशन करने के लिए छोटा सा एरिया लिए, या जो सरफेस एरिया हम लोग ले रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। या फिर अगर हम लोग अपने से सरफेस ड्रॉ करते रहे, जैसे हमको मालूम नहीं, हमको मालूम है कि एक चार्ज है यहाँ पे और हमको लग रहा है कि भाई इसको हम सॉल्व कर सकते हैं गॉस लॉ अप्लाई करके, तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर एक शेप ले लेंगे। तो वो जो पर्टिकुलर शेप हम लेंगे, हम जो खुद से बना दे रहे हैं सरफेस को, उसको हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। कुछ दिया नहीं, लेकिन अगर हम खुद से कुछ बना दे रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। या कुछ ले के भी सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग सरफेस को कंसिडर कर रहे हैं, गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो उस सरफेस को क्या बोल देंगे, गॉसियन सरफेस। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब कभी भी हम लोग फ्लक्स के बारे में बात किए हैं, जैसे अभी अपने पास फॉर्मूला क्या आया था, डिराइव अभी हम लोग किए थे, तो डेरिवेशन में फॉर्मूला आया था फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन ε0। तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है क्या फ्लक्स, डेरिवेशन में तो हम लोग सरफेस एरिया लिए थे, लेकिन क्या यहाँ पे फॉर्मूला जो है एरिया पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये कह रहा है कि जो भी फ्लक्स रिलेट करेगा क्लोज सरफेस से वो उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा।
फिर चौथा पॉइंट क्या है कि कभी भी मीडियम अगर डाई इलेक्ट्रिक है, मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग पढ़े थे, याद होगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे हम लोग ये बोल रहे थे, तो किसी मीडियम में अगर हम लोग डाल दे रहे हैं गॉसियन सरफेस को, किसी मीडियम में लेके चले जा रहे हैं, तो उस मीडियम का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होगा उसको हम रिलेट करने लगेंगे फ्लक्स के फॉर्मूले में। तो फिर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, क्यू इनक्लोज अपन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स और के क्या है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स है गॉस लॉ से रिलेटेड जिसको याद रखना पड़ेगा गॉस लॉ अप्लाई करने से पहले। अब हम लोग एक और चीज़ देख लें, तो डेरिवेशन देख लें किसका, कूलम्ब्स लॉ का फ्रॉम गॉस लॉ। ये भी एग्जाम में आता है। और हम बता दें कि जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे क्लास 12th के ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिव में नहीं जा रहे। ये जरूर हो सकता है कि जो कंटेंट होगा कॉम्पिटिटिव लेवल से कम नहीं होगा, लेकिन मेरा मेन फोकस है क्लास 11-12 का बोर्ड एग्जाम। तो हम बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, पहले ये देख लीजिए, उसके बाद वो भी देख लेंगे। तो इसको साफ करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक, देख लिया जाए गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, इसका डेरिवेशन आ जाता है अक्सर एग्जाम में। तो हमको क्या लेना है, गॉस लॉ को ले आना है, कहाँ से, कूलम्ब्स लॉ से ले आना है। गलत हो गया, कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, ये होना चाहिए हेडिंग। ठीक है, तो थोड़ा हेडिंग चेंज कर दिया जाए कि हमको कूलम्ब्स लॉ ले आना है गॉस लॉ से, क्योंकि अभी हम लोग गॉस लॉ पढ़े हैं। तो क्या है अपने पास, कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, ये हो गया हेडिंग। तो हमको क्या ले आना है, कूलम्ब्स लॉ ले आना है, कहाँ से ले आना है, गॉस लॉ से ले आना है। तो वी नो, तो नहीं भी जानते तो भी झूठ लिख देना, वी नो क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। ठीक है, और ई डी एस कैसे, ई डी एस कॉस थीटा ई डी एस, और ये किसके बराबर होता है, तो क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग जानते हैं गॉस लॉ से यही होता है कि हम लोग जो फ्लक्स के बारे में बात करते हैं वो यही आ रहा था, और फ्लक्स का जनरल फार्मूला ये होता है, तो ये हम लोग जानते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू इनक्लोज, या फिर नो फ्रॉम किससे, गॉस लॉ से हम लोग क्या लिखेंगे, गॉस लॉ से हम लोग लिख देंगे क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो फ्लक्स का जनरल फार्मूला लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, किसके बराबर, क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। थीटा यहाँ पे भी क्या कंसीडर कर लेंगे, तो थीटा यहाँ पे भी हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, तो इसलिए दोनों के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री मतलब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 आ गया। तो केवल इंटीग्रेशन किसका करना अपने को, डी एस का। और डी एस यहाँ पे भी हम क्या सरफेस अज्यूम कर लेंगे, यही वाला सरफेस अज्यूम कर लेंगे, कौन सा, स्फीयर। स्फीयर अज्यूम करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4πr²। और यहाँ पे है अपने पास क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इसके अंदर कौन सा चार्ज है, क्यू, जिसको हम लोग क्यू इनक्लोज बोल रहे हैं। उसके बाद वापस हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4πr², क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा इंटरचेंज कर ले तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज अपॉन में r², और यहाँ पे इसको हम क्या लिख देंगे, के क्यू अपॉन में r²। तो यही तो था कि जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो अपने पास एक टेस्ट चार्ज हो रहा था जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना था तो फार्मूला क्या आता है, के क्यू अपन में r²। तो आ तो गया के क्यू अपन में r²। कूलम्ब्स लॉ का क्या कहना था कि अगर दो चार्जेस है, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स अगर हमको निकालना है तो वो क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो क्या आ रहा था, के क्यू अपन में r²। तो वही चीज़ आ गया। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक और कंडीशन लेट कर लेट एक और कंडीशन कि ये तो क्यू इनक्लोज चार्ज है, इसके सरफेस पे, मतलब इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस पे। गॉसियन सरफेस पे एक और चार्ज हम रख दिए जिसको क्या बोलते हैं, क्यू नॉट। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, तो लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, तो लेट नहीं लिखते, पूरा कहानी लिखते, इसको साफ करते हैं। हम जो बोले हैं वो तुम लोग को लिखना है कि लेट अस सपोज अ कंडीशन इफ क्यू नॉट इज प्लेस्ड ऑन द गॉसियन सरफेस देन द फोर्स बिटवीन द क्यू इनक्लोज एंड क्यू नॉट विल बी गिवन एज। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है ई क्यू नॉट, यही होता है ना भाई। और यहाँ से अगर हम लोग ई का वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन में r²। तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जो वहाँ पे आ रहा था वही फोर्स यहाँ पे आ गया, के क्यू नॉट अपॉन में r²। क्यू क्या है, क्यू इनक्लोज, क्यू नॉट क्या है, जो गॉसियन सरफेस पे रखे हैं। या फिर सिंपल ऐसे बोल दे कि क्यू पहला चार्ज, क्यू नॉट दूसरा चार्ज। तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो गया, के क्यू नॉट अपॉन में r²। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो क्या आ गया, के क्यू अपॉन में r²। तो यही एक छोटा सा डेरिवेशन था क्या,
कूलाम्स लॉ ले आना था किससे, गॉस लॉ से। तो ये एक डेरिवेशन हो गया, यहाँ पे लिख देना तुम लोग, ऊपर में लिख देना कि वी नो फ्रॉम गॉस लॉ फ्लक्स, बाकी ये सारा कहानी कॉपी पेस्ट। तो बहुत हार्ड नहीं था, अब बहुत हम आसान भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब चीज़ों को पढ़ते आ रहे तब ये चीज़ें आसान हो रही है, पढ़ेंगे नहीं तो ये सब आसान नहीं होना है। तो अब देख लीजिए कुछ अपने पास कंडीशन बेस्ड डेरिवेशन है। कंडीशन बेस्ड डेरिवेशन कहने का क्या मतलब कि अपने पास इनफाइनाइट लेंथ का वायर आ जाएगा, कोई अपने पास 2D फिगर आ जाएगा, 3D फिगर आ जाएगा, उन सब के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इसको साफ करते, बाकी उन सब चीज़ों पे चलते हैं फिर। अब देखो, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कहने का गॉस लॉ को कैसे अप्लाई किया जाएगा कोई भी न्यूमेरिकल में या किसी भी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन में, वो सीखना है अपने को। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। तो यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे वो 3 कंडीशन देखेंगे। सबसे पहले अपने पास जो चार्ज रहेगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ हम लोग सीखेंगे उसको न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो कैसे करेंगे, वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो कैसे करेंगे। तो जो सबसे पहला कंडीशन है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कंडीशन क्या, ये मतलब तुम लोग हेडिंग डाल लेना एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, उसमें सब हेडिंग डाल लेना फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या ले लिए, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है अपने पास, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है अपने पास, उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। हमको किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे मान लो यहाँ से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ से सबको फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे वो गॉस लॉ का इस्तेमाल करके सॉल्व करने वाले हैं। तो जब कभी भी अपने पास इनफाइनाइट लेंथ का वायर दिया हुआ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो कैसे निकालेंगे, गॉस लॉ का इस्तेमाल करके, वो देखो। तो हमको जिस चीज़ के लिए, मतलब जिस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, उसको इनक्लोज करेंगे। तो इनफाइनाइट लेंथ का है तो पूरे इनफाइनाइट लेंथ को तो ले नहीं पाएंगे, तो हम एक पर्टिकुलर छोटा सा जो लेंथ है अपने पास जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम कंसिडर करके एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो हम बनाएंगे सिलेंड्रिकल शेप में, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप के सरफेस पे ये पॉइंट पी आ गया कि नहीं, ये हो गया सिलेंड्रिकल शेप। अब हम सिलेंड्रिकल शेप क्यों बनाए हैं, क्योंकि अपने पास कई सारा एरिया वेक्टर निकलेगा। कैसे कैसे निकलेगा एरिया वेक्टर, देखो हम इतने चार्ज को इनक्लोज कर दिए, मतलब हमको उसको इनक्लोज करना। अब जैसे मान लो तुम यहाँ कहते कि हम यहाँ पे हम सर्कल बनाना चाहते हैं, सर्कल नहीं बनता, स्फेयर बनता, क्योंकि सर्कल पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेयर में जाएंगे तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम वैसा एग्जांपल कंसिडर करें जो सिंपल हो, जिसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ सके। अब अलग अलग पार्ट्स में तोड़ने का क्या मतलब, जैसे देखो ऊपर वाले सर्कल को हम अलग डील कर सकते हैं, नीचे वाले सर्कल को अलग डील कर सकते हैं, ये कर्व सरफेस एरिया को अलग डील कर सकते हैं। इसलिए हम कौन सा शेप लिए, सिलेंड्रिकल शेप लिए। अगर हम स्फेयर लेंगे तो वो सिंपल एक ही फिगर हो गया अपने पास, और एक ही फिगर हो गया तो उसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जो भी हम लोग फिलहाल नहीं जानते। तो इसीलिए हम क्या देख रहे हैं, सिलेंड्रिकल शेप को कंसिडर किए हैं। इसमें अलग अलग हम सरफेस को तोड़ के डील कर सकते हैं, इसीलिए सिलेंड्रिकल शेप को कंसिडर किया। तो कहानी क्या हो जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोल देते हैं आर, जो अपने पास पी और ये जो चार्ज है इनफाइनाइट वायर का, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया अपने पास, आर हो गया। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, तो कहानी शुरू ऐसे करेंगे कि लेट पी बी अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द इनफाइनाइट लेंथ वायर, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट विल बी गिवन एज। तो हम लोग यहाँ यूजिंग किसका इस्तेमाल करके, गॉस लॉ का। तो गॉस लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हम लोग देखने जाएंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा, तो जो लाइन इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा है, तो सरफेस के लिए बात करा, तो यहाँ पे अपने को वैसा 3 सरफेस देखने को मिलेगा। कहने का मतलब पहला सरफेस हो गया ये, जिसको हम S1 बोलते हैं, जिसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ हो गया। दूसरा सरफेस हो गया ये, जिसको हम लोग ये कंसिडर किए हैं, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ हो जाएगा S2। और तीसरा सरफेस हो गया नीचे वाला, जिसका एरिया वेक्टर हो गया नीचे की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इसी डायरेक्शन में होना है, ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, इसको हम 3 पार्ट में तोड़ देंगे। तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा S1 के लिए, जिसमें हम लिख देंगे ई डी एस कॉस, तो हम लोग S1 के लिए बात करें, S1 तो यहाँ पे हम लिख देते छोटा सा S1, और इसका एंगल कितना आ जाएगा कॉस 90 डिग्री। प्लस अब हम किसके लिए बात करें, S2 के लिए, तो ई डी एस कॉस S2, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। प्लस S3 ई
डी एस कॉस 90, किन दोनों के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और S3 के बीच का, और ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। कॉस 90 का वैल्यू 0, मतलब ये पूरा पार्टी कितना आ गया 0, प्लस 0 डिग्री का वैल्यू 1, और ये हो गया ई डी एस, तो ई तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, डी एस का, प्लस ये भी हो गया 0, तो कुल मिला के आ गया क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये 0 ये 0। अब इंटीग्रेशन करना ds का, तो ds मतलब यहाँ कौन सा सरफेस है, कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrl होता है, तो e 2πrl इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ से e का अगर वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है पर्टिकुलर पॉइंट p पे, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन, या फिर ऐसे कह लो क्यू इनक्लोज अपॉन में 2πrl, और साथ में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला आ गया, लेकिन क्या हमको L पता है, उस वायर का लेंथ पता है क्या, उस वायर का लेंथ तो इनफाइनाइट लेंथ है, तो जब इनफाइनाइट लेंथ है तो लेंथ का वैल्यू इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब हम यहाँ पे एक और नया चीज़ इस्तेमाल करेंगे जिसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि पर्टिकुलर उस जो अपने पास वायर है या जो भी चीज़ दे रखा है उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का, उसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा से डिनोट करेंगे। तो जब हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बात करेंगे तो लैम्डा से डिनोट करेंगे, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब हमको चार्ज डेंसिटी बताना है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ वॉल्यूम नहीं है, मास नहीं है, यहाँ पे अपने पास चार्ज, और चार्ज किस पे बटा हुआ है, लेंथ पे बटा हुआ है, तो यहाँ पे जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में एल, और कौन सा क्यू, जो इनक्लोज्ड है, तो कौन सा क्यू, इनक्लोज्ड क्यू। तो कुल मिला के ये जो क्यू है और ये जो एल है, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखने की कोशिश करें, ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एल को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा से, अपॉन में हो जाएगा 2πr, और साथ में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जगह नहीं बच रहा, लेकिन हम बोल दिए हैं क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में 2πr एप्सिलॉन। अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन में जो इनफाइनाइट लेंथ का उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा, लेंथ नहीं मालूम, क्योंकि भाई इनफाइनाइट लेंथ है तो लेंथ तो मालूम ही नहीं होगा, तो इस केस में हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ई इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में 2πr एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद करते हैं समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसके लिए, इनफाइनाइट लेंथ का वायर के लिए, किसका इस्तेमाल करके, गॉस लॉ के लिए। ऐसे एक दूसरा कंडीशन देखा जाए, इसको साफ करते हैं। तो दूसरा कंडीशन अपने पास इनफाइनाइट लेंथ का प्लेन शीट है, शिट शिट नहीं, शीट शिट नहीं वो तो तुम लोग हैं तो शीट है अपने पास, तो क्या है, बहुत ही लंबा अपने पास एक प्लेन शीट है, तो हमको उसके लिए निकालना है क्या, किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे जिसका डिस्टेंस r है उस प्लेन शीट से, तो फिर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर पॉइंट P के लिए। फिर से क्या कहानी होगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस किस तरीके से ड्रॉ करना है कि भाई अपना गॉसियन सरफेस उस जो भी सरफेस है, जो भी गिवन चीज़ है, गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उससे भी पास करना चाहिए या उसको इनक्लोज करना चाहिए। मतलब क्या हो गया, वो तो इनफाइनाइट लेंथ का है तो पूरा तो इनक्लोज नहीं करेगा, तो उसका कुछ हिस्से को इनक्लोज करना चाहिए। साथ ही साथ जो इस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, उससे भी वो गॉसियन सरफेस रिलेट करना चाहिए। जैसे पिछले केस में क्या था कि हम लोग एक लेंथ था अपने पास, एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो हम लोग क्या ड्रॉ कर दिए थे, सिलेंडर, और सिलेंडर इस तरीके से ड्रॉ किया था कि उस पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे अपने को निकालना वो गॉसियन सरफेस को टच करेगा। सेम कहानी यहाँ पे भी है, अपने पास ये बहुत ही लंबा रेक्टेंगुलर या इसको ऐसे किसी भी तरीके का लेंथ का सीट है अपने पास, तो हमको क्या निकालना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डिस्टेंस कितना r डिस्टेंस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस शीट के द्वारा तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस यहाँ पे भी किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, सिलेंड्रिकल शेप में। देखो कैसे, ये पता होना चाहिए कौन सा शेप ड्रॉ करना है, कौन सा शेप आसान होगा ड्रॉ करने के लिए, कौन से शेप से हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो हम क्या किए, एक सिलेंड्रिकल शेप ले लिया जो उसको पार कर रहा होगा, जो शीट है उसको पार कर रहा होगा सिलेंड्रिकल शेप, और उस पर्टिकुलर पॉइंट P पे भी हम लोग सिलेंडर का सरफेस एरिया लिए। कौन सा सरफेस, सर्कुलर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया उससे पार करा, फिर बाहर एक और सरफेस एरिया हो गया। तो अगर अपने को अब सॉल्व करना है तो अब कैसे सॉल्व होगा, तो अब देखा जाए तो कहानी वही लिख देना है कि लेट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द इनफाइनाइट लेंथ ऑफ शीट विल बी गिवन एज यूजिंग गॉस लॉ। तो यूजिंग गॉस लॉ से हम सीधा कहानी शुरू कर रहे हैं अपना। तो गॉस लॉ से क्या देखने को मिल जाएगा, तो यूजिंग गॉस लॉ, देखो यहाँ हम जान रहे हैं कि तुम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ये सरफेस ड्रॉ करने में, लेकिन करते करते वो पता चल जाएगा कैसे कहाँ पे क्या सरफेस लेना है।
तो गॉस लॉ अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा साथ में क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये जनरल फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको 3 पार्ट में तोड़ देंगे तो ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। ये किसके लिए बात करें, S1 के लिए। S1 ये है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, S1 उसी डायरेक्शन में, तो कहने का मतलब cos थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। साथ में हम लोग चले S2 के लिए, तो ई डी एस S2 ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और S2 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 डिग्री। फिर S3 के लिए बात कर ले तो ई डी एस कॉस 90 डिग्री क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो 90 हो गया। साथ में क्या हो जाएगा क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लाइन इंटीग्रल को बाहर कर ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस प्लस 0 इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एस मतलब ये जिसको हम केवल s बोल देते हैं, ठीक है, केवल s बोल देते हैं। डी एस को इंटीग्रेट करके क्या आ गया s, वैसे तो पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं लेकिन हम क्या लिख दे रहे हैं s लिख दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा s, ये भी क्या आ जाएगा s इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा 2es क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे क्या है अपने पास क्यू इनक्लोज बस इसी में जो क्यू इनक्लोज है वो क्यू इनक्लोज, लेकिन क्या केवल इतने से काम चलेगा, हमको तो पूरे के लिए बात करना है। तो पूरे के लिए यहाँ पे क्या आने लगेगा, यहाँ पे अब आने लगेगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे इसके पहले आया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे आने लगेगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे। जैसे वहाँ पे क्या था चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया को हम क्या बोल दिए यहाँ पे s बोल दिए। तो कुल मिला के अगर यहाँ से q का वैल्यू लिखा जाएगा तो q का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा s, और ये q कौन सा है, q इनक्लोज है। तो यहाँ पे अगर हम आगे लिखने जाएं तो क्या लिख देंगे 2es इज इक्वल्स टू सिग्मा s अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब s से s को मार देंगे तो यहाँ e क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब कभी भी इनफाइनाइट लेंथ का शीट है अपने पास और किसी पर्टिकुलर पॉइंट p पे अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये हम कैसे निकालें, गॉस लॉ का इस्तेमाल करके निकालें। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ जाएगा। सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, दूसरा एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करना है कि अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में दे रखा है इनफाइनाइट लेंथ का तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखना। तब तक इसको सॉल्व करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अब हम लोग बात कर लेंगे स्फेरिकल सेल के लिए। तो स्फेरिकल शेल, तो जब कभी स्फेरिकल सेल होता है मतलब वो क्या है अंदर से हॉलो है। तो ये अपने पास क्या हॉलो स्फेयर है। अगर कोई हॉलो स्फेयर दे रखा है और अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सबसे पहला तो इनसाइड होगा, दूसरा आउटसाइड हो जाएगा, जो तीसरा ऑन द सरफेस हो जाएगा। तो 3 पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के डिस्कस कर लेंगे। स्फेरिकल सेल का भी कहानी खत्म करेंगे। तो एक स्फेरिकल सेल है अपने पास जिस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस है। तो अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सबसे पहले किसी पॉइंट पी पे। तो वो पॉइंट पी कहाँ पे है, इनसाइड द स्फेरिकल सेल है। तो इनसाइड द स्फेरिकल सेल है कहने का मतलब उस पॉइंट का जो दूरी है हम क्या लिए स्मॉल आर, और जो स्फेरिकल सेल का रेडियस वो क्या है कैपिटल आर। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा आर लेस देन आर, ठीक है। जो अपना डिस्टेंस आर है जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं वो छोटा है किससे, रेडियस से। तो हम लोग वही फिर से वही कहानी वीनो करके वीनो में क्या डाल देंगे, तो लाइन इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा और साथ में क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ तो कोई क्यू इनक्लोज है ही नहीं। जैसे मान लो इस चीज़ को अगर देखा जाए तो इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो जब कोई चार्ज नहीं है तो पूरा पार्टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग इसको बात करने जाएंगे तो क्या लिख देंगे, लाइन इंटीग्रल ई डी एस वेक्टर फॉर्म में ये लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ से हम ई को क्या बोल देंगे 0। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा भाई, एरिया वेक्टर तो 0 होगा नहीं क्योंकि एरिया वेक्टर तो कुछ ना कुछ होगा। तो 0 क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो जब कभी भी हम लोग स्फेरिकल सेल के लिए बात करेंगे मतलब हॉलो स्फेयर के लिए बात करेंगे और किसी पॉइंट इनसाइड पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0। सिंपल ऐसे भी हम लोग बोल सकते थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्यू इनक्लोज तो है ही नहीं। तो जब क्यू इनक्लोज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी इनसाइड पे। अब दूसरा कहानी ले लेते हैं आउटसाइड पे। तो आउटसाइड पे कैसे निकालेंगे तो वो देख लो। आउटसाइड में दूसरा कहानी, आउटसाइड कहने का मतलब आर ग्रेटर देन आर हो जाएगा। मतलब जो अपना कैपिटल आर है ये है कैपिटल स्मॉल आर, ये स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो गया।
तो फिर से वही वी नो करके, कुछ जानते नहीं लेकिन वी नो लिख देना है, ई डी एस कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में अब देखो यहाँ पे तो है क्यू इनक्लोज, मतलब इस पूरे स्फीयर को देखा जाएगा तो ये पूरा चार्ज उसके अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड होगा, अपन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर एरिया वेक्टर लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो थीटा क्या आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा, तो 0 डिग्री कहने का मतलब 1 आ जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। सर्फेस कैसा लिए, स्फेरिकल दिए हैं, तो स्फेरिकल का सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा 4πr² हो गया, क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से ई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा क्यू अपॉन में 4πr² और एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू इनक्लोज है, इसी को मतलब यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे अरेंज करके, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज अपॉन में r², ठीक है। तो ये भी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे तो उसके जैसा आ गया। तो ये कब है, जब हम लोग आउटसाइड निकाल रहे, कहने का मतलब स्फेरिकल सेल है और किसी बाहर पॉइंट पी पे हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो उसके लिए ये कंडीशन आ गया। अब तीसरा कंडीशन क्या है अपने पास, ऑन दी सरफेस, तो तीसरा कंडीशन के लिए पेन का कलर ये हो जाएगा, और यहाँ तीसरा कंडीशन इक्वल्स टू आर हो जाएगा, तो मतलब इस पूरे चीज़ में केवल वही चीज़ बदल दे क्या हम, मतलब होगा तो वही इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे भी क्यू क्या है क्यू इनक्लोज होगा, डी एस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4πr² आएगा, तो कुल मिला के यहाँ से हम बात कर ले ई 4πR² क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आएगा। इसको अरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे क्यू इनक्लोज अपॉन में 4πr² एप्सिलॉन नॉट, इसको अरेंज करके क्या लिख देंगे क्यू इनक्लोज 4π एप्सिलॉन नॉट साथ में r², तो क्यू अपॉन में जो 4πr² है, क्यू अपॉन में 4πr², या फिर इसको हम ये वाला स्टेप हटा दें, यहाँ पे भी अगर हम लोग चार्ज डेंसिटी देख लेंगे तो चार्ज डेंसिटी को यहाँ पे भी हम रिलेट कर दे रहे हैं सिग्मा से, ठीक है। चार्ज डेंसिटी को रिलेट कर दिए सिग्मा से, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया कहने का मतलब चार्ज हो गया क्यू, और एरिया कहने का मतलब हो गया 4πr², तो मतलब क्यू अपॉन 4πr² जो है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे सिग्मा से, क्योंकि यहाँ पे भी एरिया में बात करें ना, अंदर चार्ज नहीं भरे हम लोग, पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे बात करें, इसलिए यहाँ पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है चार्ज अपॉन में एरिया। वहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, एक पर्टिकुलर छोटा सा सर्कुलर शेप में लिए थे जिसको एस ए कुछ भी लिख देते, यहाँ पे अपने पास स्फेरिकल दिख रहा है स्फीयर, तो हम क्या लिखते हैं 4πr², तो मतलब यहाँ पे इस पूरे को हम रिप्लेस करके क्या लिख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया अपने पास फाइनल रिजल्ट। उम्मीद करते हैं जो भी आज का वीडियो समझ आया होगा, बहुत ऊपर ऊपर नहीं गया होगा, तो जो भी अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक वाइज सारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे फ्लक्स पे, गॉस लॉ पे, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस चैप्टर को ही कंप्लीट करें। उम्मीद करते हैं कि जो भी बताया है समझ आया होगा, बहुत हार्ड नहीं था, तुम लोग भी अपने साइड से कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थोड़ा मोड़ा पढ़ते लिखते रहना है, अपना ख्याल रखना है, ज़्यादा परेशान नहीं करना किसी को। तब तक के लिए राम राम।